नमस्कार। चलिए आज मिलकर समझते हैं हिंदी व्याकरण को, वो भी बिल्कुल आसान और मजेदार तरीके से। हम इसके सबसे जरूरी हिस्सों को एक एक करके देखेंगे। तो शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि ये जो हम वाक्य बोलते हैं, चाहे रोज की बातचीत में हो या किसी कहानी में, आखिर ये बनते कैसे हैं? हर वाक्य के पीछे ना एक ढांचा होता है, एक बनावट होती है। सवाल ये है कि वो बनावट है क्या? और इसका जवाब छिपा है व्याकरण में। अरे घबराने की बात नहीं है। हम इसे मुश्किल नियमों की तरह नहीं, बल्कि एक ताला खोलने वाली चाबी की तरह देखेंगे। समझिए कि व्याकरण वो नक्शा है जो हमें भाषा को सही तरीके से इस्तेमाल करने का रास्ता दिखाता है। तो आइए हिंदी भाषा के इस ब्लूप्रिंट्स को ना एक एक बिल्डिंग ब्लॉक यानी एक एक ईंट जोड़कर समझते हैं। देखते हैं कि कैसे ये छोटे छोटे हिस्से मिलकर एक मजबूत और सुंदर वाक्य की इमारत तैयार करते हैं। तो हमारी इमारत का जो सबसे पहला सबसे जरूरी पत्थर है वो है संज्ञा। ये वो शब्द हैं जो हमारे आसपास मौजूद हर चीज को एक नाम, एक पहचान देते हैं। चलिए देखते हैं कि ये हैं क्या। तो संज्ञा क्या है? जैसा कि यहां लिखा है, ये किसी भी व्यक्ति, जगह, जानवर, गुण या चीज का नाम है। मतलब बहुत आसान शब्दों में कहें तो हमारे आसपास जो कुछ भी है उसका एक नाम है, और वही नाम संज्ञा है। अब संज्ञा भी ना कई तरह की होती है, पर अभी के लिए हम इन तीन जरूरी टाइप्स पर फोकस करते हैं। व्यक्तिवाचक, जो किसी खास नाम को बताए। जातिवाचक, जो एक पूरी जाति या ग्रुप के बारे में हो। और भाववाचक, जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे कोई गुण या एहसास। अब इस स्लाइड को देखिए, ये व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का फर्क कितने अच्छे से समझाती है। जब हम कहते हैं राम, तो हम एक खास लड़के की बात कर रहे हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक है। लेकिन जब हम कहते हैं लड़का, तो वो कोई भी हो सकता है ना, इसलिए वो जातिवाचक है। ठीक वैसे ही गंगा एक खास नदी है, पर नदी तो कोई भी हो सकती है। अच्छा, तो संज्ञा की बात हो गई। अब अगले बिल्डिंग ब्लॉक पर आते हैं, ये है सर्वनाम। सोचिए, अगर हम हर वाक्य में बार बार किसी का नाम लेते रहें तो सुनने में कितना अजीब लगेगा। बस यहीं पर सर्वनाम काम आते हैं और हमारी भाषा को आसान बनाते हैं। इसकी परिभाषा तो बहुत ही सीधी है। जो शब्द संज्ञा की जगह ले ले वही सर्वनाम है। सीधा सा हिसाब है। इनका काम है भाषा में दोहराव को रोकना और उसे ज्यादा असरदार बनाना। ये कुछ ऐसे सर्वनाम हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। मैं, तुम, आप, वह, यह है। ये सारे शब्द किसी न किसी संज्ञा की जगह ही तो आते हैं। जैसे राम की जगह वह का इस्तेमाल करना या सुनने वाले के लिए आप कहना। ठीक है, तो हमने नाम दे दिया और नाम की जगह आने वाले शब्द भी देख लिए। पर चीजें हैं कैसी या कितनी हैं? यहीं पर एंट्री होती है हमारे अगले बिल्डिंग ब्लॉक की, विशेषण। ये हमारे वाक्यों में रंग भरते हैं, डिटेल्स देते हैं। तो सीधी सी बात है, विशेषण वो शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की खासियत बताता है। मतलब उसके गुण, दोष, संख्या या नापतौल के बारे में। जैसे सुंदर फूल या चार केले। अब ये स्लाइड देखिए, क्या कमाल का उदाहरण है। वाक्य है राम बहुत तेज दौड़ता है। राम के दौड़ने की खासियत क्या है? कि वो तेज है, तो तेज हो गया विशेषण। लेकिन कितना तेज? बहुत तेज। तो ये जो बहुत शब्द है ना, ये तेज की भी खासियत बता रहा है। इसे प्रविशेषण कहते हैं। देखा कैसे शब्द एक दूसरे से जुड़कर मतलब को और भी साफ कर देते हैं। अब तक हमारी इमारत का ढांचा तो बन गया, पर उसमें जान कौन डालेगा? एक्शन कहाँ है? उसके लिए है क्रिया। क्रिया को आप वाक्य का इंजन समझ सकते हैं, जो बताता है कि आखिर हो क्या रहा है। मतलब जिस भी शब्द से किसी काम के होने या करने का पता चले, बस वही क्रिया है। जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, सोना। इसके बिना तो कोई वाक्य पूरा हो ही नहीं सकता। अच्छा, क्रिया के ना दो जरूरी प्रकार समझना बहुत जरूरी है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया में एक्शन का असर काम करने वाले के अलावा किसी और चीज पर भी पड़ता है। जैसे अध्यापक ने लड़के को पीटा। पीटने का असर किस पर हुआ? लड़के पर। वहीं अकर्मक क्रिया में एक्शन का असर सिर्फ काम करने वाले पर ही रहता है। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है। यहां पढ़ने का असर सिर्फ विद्यार्थी पर है, किसी और पर नहीं। तो लीजिए, हमने अपनी इमारत के सारे जरूरी हिस्से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया देख लिए हैं। अब असली मजा है इन सबको जोड़कर एक पूरा वाक्य बनाने में।
ये बहुत ही आसान है, बस 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले एक संज्ञा या सर्वनाम चुनिए जो हमारे वाक्य का सब्जेक्ट होगा। फिर एक विशेषण लगाकर उसकी कोई खासियत बताइए और आखिर में क्रिया जोड़कर एक्शन दिखाइए। जैसे एक अच्छा लड़का पढ़ता है। बन गया ना पूरा वाक्य। कितना आसान था। से सोचिए, व्याकरण के इन नियमों को जानकर भाषा को कितने खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये तो वो औजार हैं जिनसे हम अपने मन की बात को, अपनी सोच को बड़ी खूबसूरती से सामने रख सकते हैं।